प्रदीप चौहान जी दूसरों की मजाक उड़ा रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में तालमेल नहीं हो पा रहा, गठबंधन नहीं हो पा रहा, लेकिन महायुति की तो रायता अलग फैल गया, अलग बिखर गया है। अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, जो रेवड़ी की तरह बांटा है कि कन्याओं को इतना, महिलाओं को इतना, भाइयों को इतना। क्या इसका चुनाव में असर पड़ेगा? या फिर महाराष्ट्र में यह मुद्दा उठेगा कि जो उनके भगवान है महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी जी, भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल है, मूर्ति गिर गई, इतना भयंकर अपशकुन। और लोगों के दिल में दर्द हुआ कि ये उज्जैन में, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि उज्जैन के महाकाल में मूर्तियां बनी, एक आंधी आई सब मूर्तियां टूट गई। इससे ज्यादा यहाँ पे एक्सप्रेस से बनने की देर नहीं होती, वो टूट जाते हैं। दिल्ली में एक सड़क बनती है जो 10 करोड़ की सड़क थी, वो 250 करोड़ में बनती है। गडकरी जी की सोने की सड़क कही जाती है। इस स्थिति में प्रदीप जी, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या शिंदे मान जाएंगे? शिंदे को अपना भविष्य नहीं दिख रहा कि ये बाद में उनकी बैंड बजा देंगे? देखिए संजय भाई, ये महाराष्ट्र में इतना तो तय है कि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। चाहे वो शिंदे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे शरद पवार हो, ये चार पार्टियों में सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इस वक्त जिस तरह से शरद पवार ने 85 सीटें ली है, उद्धव ठाकरे 85 ले जा चुके हैं, अभी और भी लेंगे शायद, उसके बाद शिंदे और अजित पवार की लड़ाई और मुश्किल हो गई शिंदे के लिए खास करके, क्योंकि शिंदे ने जिस उस पे पार्टी अलग की थी, तोड़ी थी, जिस मराठा उसके लिए उन्होंने कहा था पार्टी तोड़ी थी हिंदुत्व के मुद्दों के लिए। आज की डेट में उन्हें बहुत जरूरी है कि कम से कम उतना तो मिले जिनको जितना उद्धव ठाकरे को मिला है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आधी लड़ाई शिंदे वहीं हार जाते हैं। एक जो मैसेज जाएगा पूरे उसमें कि शिंदे छोटी पार्टी है, और ये भी मैसेज आएगा कि शिंदे शायद मुख्यमंत्री ना बने दोबारा अगर इनकी सरकार बन भी जाती है। तो इसलिए शिंदे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अजित पवार पे भी यही प्रेशर है कि सर्वाइवल की लड़ाई की इस बार अगर वो अपने आप को नहीं टिका पाए, कम से कम 20-22 सीट 25 सीट नहीं जीत पाए, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर वो मुंह लटका के किस मुंह से शरद पवार के साथ वापस जाएंगे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये खास करके दोनों तरफ की जो दो पार्टियां, जो एक पार्टी के दो बने हुए, कि किस तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए बेहद जरूरी है अच्छा परफॉर्म करना। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, देखिए कांग्रेस ने, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के नाम पे पता नहीं क्यों हर बार कांग्रेस की जो है कुर्बानी ज्यादा मांगी जाती है। अब कांग्रेस को आज 85 सीट पे आप ले आए, कहां कांग्रेस 119 का दावा कर रही थी, कहा जा रहा था 105 109 के आसपास लड़ेगी, 85 पे आ गए। 15 अड़ी हुई है आपकी, अभी भी 18 आपने अगर दे भी दी तो 15 में से भी क्या 10 से ज्यादा तो नहीं मिलेगी कांग्रेस को, तो भी 95 पहुंचता है आंकड़ा। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही उद्धव ठाकरे को कह दिया है कि आश्वासन दे दिया है कि मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे हमारे, चाहे किसी की कितनी भी सीट है। उसके बावजूद कांग्रेस को इतना झुका दिया, और कांग्रेस इतनी झुकी भी है। ये अभी तो चले इंडिया गठबंधन के नाम पे आपने कर लिया जो हिसाब किताब करना था, लेकिन आने वाले टाइम में एक ट्रेंड सेट कांग्रेस ये भी गलत कर रही है कि जो इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए अकेली कोई कुर्बानी दे रही है। तो उसके लिए वो जरूरी है कि कम से कम कांग्रेस वहां इतनी लड़ाई लड़े कि तीन अपने गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। और बीजेपी की तो कहानी अलग है, खैर उस पर तो पूरा एक अलग ही एपिसोड हो जाएगा। रही बात, आपने जो लाडली बहना वाली योजना की बात की थी, हमारे भी कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं महाराष्ट्र में, नौकरी करते, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक पता नहीं, एक यहाँ पर बात चलती है कि ये जो योजना है ये तो दरअसल अजित पवार की है, कि ये अजित पवार ने शुरू कराई थी, अजित पवार का आइडिया था, अजित पवार महाराष्ट्र लेके आए थे, तो उसका क्रेडिट अजित पवार को ज्यादा जा रहा है। जहां जहां अजित पवार लड़ रहे हैं उस योजना का क्रेडिट वो ले रहे हैं, शिंदे को नहीं मिल रहा है इसका क्रेडिट। बीजेपी कुछ ले जा रही है कि बीजेपी कह रही है हमारी योजना थी, मध्य प्रदेश से उठाई है हमने, वहां से शुरुआत की थी। तो जो शिंदे है वो एक्चुअल में एक तरह से चक्की में पिस रहा है, एक तरफ अजित पवार, एक तरफ बीजेपी। बड़ी अजीब सी स्थिति इस टाइम लग रही है। और खास करके यहाँ जहां हम रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मराठी जो है वो काम करते हैं महाराष्ट्र के, जो लाइन इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं, वो दिवाली के बाद जो छुट्टियां लंबी करके चले जाएंगे। उनकी दिक्कत यह है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो नवंबर एंड में, जहां पर विंटर सेशन होता है, बच्चों के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो वो उस दुविधा में फंसे। लेकिन उनकी भी कहानी यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने मुद्दा उठाया ना अभी, को छत्रपति शिवाजी वाला, वो उस मुद्दे पे सिर्फ वोट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो वो मुद्दा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र से बाहर रह रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन
छत्रपति शिवाजी का अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकते। तो ये आउटसाइड व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो महाराष्ट्र से बाहर से लोगों का जो है वो एक सोच है, या जो इस तरह की पिक्चर सामने आ रही है। क्योंकि दो और मेरे से वरिष्ठ बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर समझते हैं, राजेश भाई तो खास करके। तो मुझे लगता है बाहर का आउटसाइड व्यू तो ये है जो पत्रकार के तौर पे मैं देख रहा हूँ। अब अंदर की खबरें तो आप लोग से ही मुझे ज्यादा पता लगेगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, संक्षेप में? देखिए, महाराष्ट्र का सीएम तो अब मैं तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से बोल सकता हूँ। महाविकास आघाड़ी अगर आती है तो मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे ही होने चाहिए। देखिए, एक तो उनके साथ जो सिंपैथी फैक्टर है, और दूसरी बात कांग्रेस के पास सही में बताऊं तो उद्धव ठाकरे जैसा कुछ बड़ा लीडर नहीं है अभी। क्षत्रप है, अगर विलासराव देशमुख होते कहीं तब तो जाहिर सी बात है कि विलासराव देशमुख के सामने कोई नहीं टिकता था, लेकिन आज की डेट में मुझे तो लगता है उद्धव ठाकरे ही। और चुनाव किस जोर जा रहा है ये मनीष ने बता दिया कि मुंबई का रुख अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र की कहानी मुंबई अपने आप बता रही है। बिल्कुल ठीक बात है। सुधीर सर, आपके हिसाब से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने औदार्य और व्यावहारिकता का परिचय देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से घटनाक्रम पिछले वर्षों में लगातार घटित हुआ है, और जिस तरीके से उद्धव को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर जनता ने स्वीकार किया है, उसके चलते उद्धव ठाकरे ही श्रेष्ठ और सर्वाधिक स्वीकार्य नेता होंगे और जनता उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेगी। एक बात मैं और कहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को और शरद पवार ने अजित पवार को आज तक माफ नहीं किया है। और शिंदे जो कोपरी भाजपा खड़ी सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप अगर राजनीति के पुराने संदर्भों में जाएं तो एक आनंद दिघे नाम के बहुत बड़े नेता हुए हैं। उनके भतीजे केदार दिघे को टिकट दिया गया है और आनंद दिघे को स्वयं शिंदे अपना आदर्श पुरुष और गुरु मानते आए हैं।